Good morning, student. Today we are going to learn fourth chapter of part 2, time series. See the definition of time series. Time series is a sequence of observation made on a variable at a regular time interval over a specified period of time. तो अगर आप कोई एक वेरिएबल या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर रहे हो तो उसके सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो उसके ऑब्जर्वेशंस के सीक्वेंस एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल विच इज़ कॉल्ड एज टाइम सीरीज. फॉर एग्जांपल देखो, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. तो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें से मंथली, क्वार्टरली और ईयरली जो ऑब्जर्वेशंस है वो टाइम सीरीज में आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल ये है ईयरली जीडीपी ऑफ अ कंट्री. कंट्री का जो जीडीपी चेंज होता है वो टाइम सीरीज में आ जाएगा. मंथली सेल्स इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर, वीकली प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स, डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ शेयर एट अ स्टॉक एक्सचेंज एंड आवरली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम सीरीज. अब इसमें देखो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली सभी के एग्जाम्पल्स दिए. ईयरली जीडीपी, मंथली सेल, वीकली प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल्स, डेली क्लोजिंग स्टॉक्स एंड आवरली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी. तो ये सभी जो एग्जाम्पल है वो टाइम सीरीज के एग्जाम्पल है. क्या आता है देखो इसमें, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन वेरिएबल एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल. एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो टाइम सीरीज में आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस. तो इसका यूज़ क्या है? तो इसके दो यूजेस है. एक तो है पास्ट बिहेवियरल चेंजेस और दूसरा है फोरकास्ट. तो पिछले 10 साल में क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं तो उसका स्टडी हम इस डाटा से कर सकते हैं. और दूसरा है फोरकास्ट. फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर चेंजेस जो है वो प्रेडिक्ट करना उसके ऊपर से. सपोज़ किसी कंपनी में अगर आपको किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के बारे में जब कुछ प्लान किए जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, तो उसके लिए पहले पिछला डाटा, पास्ट बिहेवियर चेंजेस ऑब्जर्व किया जाता है. तो पिछला डाटा 10 साल का स्टडी किया जाता है और उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए. तो ये सब एनालिसिस टाइम सीरीज में किया जाता है. नेक्स्ट देखो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज. सो देर आर 4 कंपोनेंट्स. फर्स्ट, secular trend. The secular trend is the long-term pattern of a time series. The secular trend shows a smooth and regular long-term movement of the time series. अब इसमें क्या है देखो, secular changes में secular trend में या तो वो डाटा जो कलेक्ट किया जाता है. अब यहाँ पे ट्रेंड मीन्स क्या है? पैटर्न, कोई भी एक पैटर्न. तो ये जो पैटर्न है वो लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है. या तो वो इंक्रीजिंग का होगा या फिर वो डिक्रीजिंग का होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है इसमें सेक्युलर ट्रेंड में. एंड इट शोज स्मूथ एंड रेगुलर लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स. फॉर एग्जांपल देखो, सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स और डेथ रेट, ये 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं. अब देखो जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है वैसे ही सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. देखो 4 व्हीलर्स के जो सेल्स है वो आप अगर ईयर वाइज ऑब्जर्व करोगे तो हर ईयर में उसके सेल जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है. ठीक है, तो ये जो है इंक्रीजिंग लॉन्ग पैटर्न आएगा, इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म पैटर्न आएगा. और डेथ रेट, अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं कि जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है ईयर बाई ईयर. तो ये जो डेथ रेट का एग्जांपल है वो आएगा डिक्रीजिंग लॉन्ग टर्म पैटर्न में. तो ये जो सेक्युलर ट्रेंड है तो उसमें ये लॉन्ग टर्म पैटर्न का स्टडी किया जाता है, वो सेक्युलर ट्रेंड में आ जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, सीजनल वेरिएशन. सीजनल वेरिएशन में देखो, seasonal variation is the sense that similar patterns are repeated from year to year. तो seasonal variation में क्या है? सिमिलर पैटर्न ही होता है लेकिन वो रिपीट होता है ईयर बाय ईयर.
उसमें और क्या बताया देखो, सीजनल वेरिएशन ऑफन रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन अंडरलाइन क्लाइमेट कंडीशन और कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। अब सीजनल वेरिएशन आप पॉइंट देखोगे तो इसी में आपको पता चल जाएगा कि सीज़न वाइज होता है। अब देखो जैसे कि समर सीज़न आ गया तो आपको फ़ैन के या फिर एसी के प्राइजेस बढ़ जाते हैं, या फिर ट्रैवलिंग टूर्स, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट होता है। दूसरा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, तो इसका सेल बहुत ज़्यादा होता है समर सीज़न में। विंटर सीज़न में वैसे ही अम्ब्रेला, रेनकोट्स, ये सब चीज़ें जो है वो सिर्फ रेनी सीज़न में अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स इसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं या फिर सेल बहुत ज़्यादा होता है इसका। और है फेस्टिवल्स, जैसे कि हम क्रैकर्स, न्यू क्लॉथ्स कब परचेस करते हैं, दिवाली के फेस्टिवल में, या फिर होली फेस्टिवल में कलर्स का बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो यहाँ पे जो फेस्टिवल वाइज या फिर सीज़न वाइज जो सेल होता है वो सब सीजनल वेरिएशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है cyclical variation. Cyclical variation is a long-term oscillatory movement that occurs over a long period of time, mostly more than 2 years or more. अब ये cyclical variation जो है वो क्या बताया, लॉन्ग टर्म ऑसिलेटरी मूवमेंट। ऑसिलेशन मतलब क्या है, वन कंप्लीट रोटेशन, तो वो यहाँ पे साइकिल में आ जाएगा। इट ऑकर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो साइक्लिकल वेरिएशन में लॉन्ग पीरियड का यूज़ होता है, तो यहाँ पे तुरंत चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, तो ये लॉन्ग पीरियड के बाद आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे। अब इसमें और क्या बताया देखो, रिकरिंग अप्स एंड डाउन्स इन अ बिजनेस आर द मेन कॉजेस ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन। तो बिजनेस में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो वो मेन कॉजेस है। तो उसमें टिपिकल 4 फेजेस आते हैं बिजनेस साइकिल में। कौन सा है देखो, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। अब इसमें देखो प्रॉस्पेरिटी मतलब जब बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं उसके अच्छे से क्या बोलते हैं, उसके सेल अच्छे से होता है तो वो प्रॉस्पेरिटी में आ जाएगा। मतलब इंक्रीज, उसका सेल जो भी इंक्रीज होता है वो प्रॉस्पेरिटी में आ जाएगा। उसके बाद कुछ सालों बाद उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी, और उसके बाद रिसेशन, बहुत बार रिसेशन भी होता है उसमें। रिसेशन की वजह से डिप्रेशन बाद में आ जाता है, और फिर से कुछ सालों बाद फिर से उसमें रिकवरी होती है। तो ये जो फेजेस है वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं किसी भी बिजनेस में। कोई भी एक बिजनेस अगर चलता है तो कंटिन्यूसली उसमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही नहीं होती, तो कई बार रिसेशन भी आ जाता है उसमें। तो ये साइकिल है, तो ये साइक्लिकल वेरिएशन में आ जाएगा। तो इसमें पीरियड ऑफन चेंजेस फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर, तो इसमें पीरियड जो है एक साइकिल में दूसरे साइकिल में चेंज होता जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिए देखो, फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन। तो मार्केट की कंडीशन हमेशा सेम नहीं रहते, उसमें फ्लक्चुएशन रहता ही है, कभी वो इंक्रीज़ होती है कभी वो डिक्रीज़ होती है। दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब जैसे कि हमें पता है 4-5 साल में जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उसके पॉलिसीज़ भी उसके बाद में वैसे चेंज हो जाती है, या फिर जो भी डाटा है या फिर कलेक्शन है उसके ऊपर वो पॉलिसी चेंज होती जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म वेरिएशंस है। और लास्ट है इरेगुलर वेरिएशन। Irregular variations are unexpected variations in time series caused by unforeseen events that can be include natural disasters like floods, famine, earthquakes, strikes, wars, etc. अब इसके टाइटल में ही आपको समझ में आ जाएगा इरेगुलर वेरिएशन। इरेगुलर वेरिएशन जो है और अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस है जो अचानक से आ जाते हैं, caused by unforeseen events that can be includes, जिसमें नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है, जैसे कि फ्लड है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है राइट नाउ कोल्हापुर, पुणे उन सिटीज़ में, या फिर फेमिन है, फेमिन मतलब दुष्काल, अर्थक्वेक, स्ट्राइक्स, वॉर, अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है कोरोना वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये सब इरेगुलर वेरिएशंस है, ठीक है।
अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन, जिसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं वो इरेगुलर वेरिएशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, सेल ऑफ टेम्परेचर गन एंड सैनिटाइजर इन पीरियड ऑफ कोरोना। अब देखो टेम्परेचर गन की जो प्राइस थी कोरोना आने से पहले तो वो बहुत कम थी, लेकिन अचानक से उसकी प्राइस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई। या फिर सैनिटाइज़र तो हमें बीच में मिल भी नहीं रहा था, इतने उसकी डिमांड बढ़ गई थी। तो ये देखो कोरोना के पीरियड में अचानक से इन दोनों की प्राइस बढ़ गई, डिमांड बढ़ गया। तो ये जो है वो इरेगुलर वेरिएशन है। सेकेंड एग्जाम्पल, प्राइजेस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस इन टाइम ऑफ वॉर। अब जब पिछली बार देखो ईरान और इराक में जो वॉर हुआ था उसमें पेट्रोल के प्राइस अचानक से बढ़ गए थे, तो ये सब इरेगुलर वेरिएशन में आ जाएगा। These are the four components of time series. Now the next point, measurement of secular trend. अब इसमें फिर से 3 पार्ट्स आते हैं। अब आपके जो एग्जाम्पल्स है इन्हीं पार्ट्स के ऊपर डिपेंड्स है। सो सी मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। इन दैट फर्स्ट मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। तो इसमें हमें कर्व निकालना है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या दिया देखो, इन दिस मेथड अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर द गिवन टाइम सीरीज बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, देन अ फ्री हैंड स्मूथ कर्व इज प्लॉटेड ऑन द सेम ग्राफ टू इंडिकेट द जनरल ट्रेंड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, टेक्स्ट बुक में दिया है, आपको ईयर्स दिए होंगे, सेल्स दिया होगा। तो हमें क्या करना है, ईयर्स जो है वो एक्स एक्सिस पे कंसिडर करना है और सेल जो है वो वाई एक्सिस पे कंसिडर करना है। और उसके बाद ये जो आपको डाटा दिया है उसका यूज़ करके हम ये पॉइंट प्लॉट करेंगे, और पॉइंट प्लॉट करने के बाद हम ये पॉइंट्स ज्वाइन करते जाएंगे, तो आपको एक ये कर्व मिलेगा विच इज़ कॉल्ड एज फ्री हैंड कर्व। ठीक है। अब इसमें आपको कई बार देखो कर्व इंक्रीज होता दिखाई देता है, कई बार स्टेबल है, तो कई बार वो डिक्रीज होता भी दिखाई देगा। तो ये फ्री हैंड कर्व में आ जाएगा। ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है, ऐसे कर्व ड्रॉ करना है और इसमें एक डॉटेड लाइन दिखानी है जो कि होगी ट्रेंड लाइन। तो वो एग्जांपल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो उसमें हमें ट्रेंड लाइन प्लॉट करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में से। सेकेंड है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। देखो मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, टर्म मूविंग इन यूज बिकॉज it is obtained by summing and averaging the values from a given number of period, each time deleting the oldest value and adding a new value. अब इसमें क्या है, एवरेज निकालना है हमें। सपोज अगर 10 साल का जो डाटा है किसी इंडस्ट्री में, तो उसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, 10 साल की जो भी डाटा है उसकी एडिशन करते हैं, उसे 10 से डिवाइड करते हैं, तो वो हो गया एवरेज। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या बताया, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मतलब अगर कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, तो अगर मुझे उसका एवरेज निकालना है तो मैं पूरे 10 साल का क्यों निकालूँ, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट 3 मंथ या लास्ट 3 रीडिंग्स का एवरेज, या फिर लास्ट 5 रीडिंग का एवरेज। तो ये जो आप फाइंड आउट करेंगे वो होगा मूविंग एवरेजेस। तो उसमें जनरली फॉर अप्लाइंग द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज हैज़ टू बी सिलेक्टेड। तो उसमें पीरियड में 3 टाइप्स आते हैं, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो देखो बहुत सिंपल है इसमें भी फाइंड आउट करना। तो सपोज अगर 10 साल का डाटा आपके पास है किसी कंपनी का, ठीक है, तो अभी पहले मैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज बताती हूँ। तो पहले 3 ईयर का एवरेज निकालना है, तो तीनों की एडिशन करो, टोटल आएगा, उसे 3 से डिवाइड करो। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इसमें ऐड करते हैं। मतलब नेक्स्ट एवरेज जो निकाला जाएगा वो सेकेंड, थर्ड, 4th ईयर का निकाला जाएगा। उसमें फिर से फर्स्ट डिलीट करते हैं, सेकेंड ऐड करते हैं, तो 3, 4, 5 का एवरेज निकाला जाएगा। तो ये जो एवरेज निकाला जाता है विच इज़ कॉल्ड एज मूविंग एवरेजेस। तो ये लास्ट 3 ईयर्स का हो सकता है, लास्ट 4 ईयर्स का हो सकता है, या फिर 5 ईयर्स का भी हो सकता है। तो इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। तो इसके ऊपर भी एग्जांपल्स हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। एंड द लास्ट पॉइंट,
of the measurement of secular trend is method of least squares. अब method of least squares में क्या है? The method begins with selection of an appropriate form of a trend equation and then proceeds with estimation of the unknown constant in this equation. अब इसमें क्या है? देखो अभी जो हमने दो मेथड ऊपर देखे हैं जिसमें है ग्राफिकल मेथड एंड मूविंग एवरेजेस, तो इसमें हमें एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते ट्रेंड। तो आप एग्जैक्ट ट्रेंड किस में फाइंड आउट कर सकते हो? तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में। तो इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस जो भी डाटा दिया होगा उसका इक्वेशन बनाना है, और इस इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो उसमें से एक वैल्यू अगर आपको पता है तो दूसरी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर्म। तो इसमें हम लीनियर इक्वेशन यूज़ करेंगे। इन द लीनियर ट्रेंड द इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स टी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी टी, और ये और दो फॉर्मूलीज है, तो वो हम जब एग्जांपल लिखेंगे तब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगी ये क्या है। ठीक है, तो दीज आर द 3 मेजरमेंट ऑफ सर्कुलर ट्रेंड। तो ये सब थ्योरी आपको लिखना है आपके नोटबुक में, और उसके बाद एग्जांपल्स। अब अगर आप एग्जांपल देखोगे तो इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, उसके बाद डायरेक्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बहुत एग्जाम्पल में ये जो डाटा है वो रिपीट हुआ है। सपोज एक टेबल आपको दिया है तो उसके ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं। तो उसमें से फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे जो कि है ग्राफिकल मेथड। तो देखो ग्राफिकल मेथड मतलब फिट अ ट्रेंड लाइन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, देखो फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू द अबव डाटा। तो हमें यहाँ पे फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड मतलब यहाँ पे फ्री हैंड कर्व आपको ड्रॉ करना है। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 है, 4 है और 7 है। तो 3 एग्जांपल है इसके ऊपर, तो मैं 7 सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी 2 आप सॉल्व करो। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी एग्जाम्पल आप सॉल्व करो, तभी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक टेबल आपको दिया है, अब ये 2 टेबल नहीं है, एक ही टेबल है, वो आगे कंटिन्यू किया है। देखो अगर आप ईयर देखोगे तो 76, 77, 81, 81 के बाद 82 इधर दिया है, मतलब ये टेबल कंटिन्यूअस है। और प्रोडक्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ईयर जो है वो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और प्रोडक्शन जो है वो आपको वाई एक्सिस पे लिखना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, पेंसिल से ठीक से ग्राफ ड्रॉ करो। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे ईयर जो है मैंने इसे वर्टिकल लिखा है क्योंकि ठीक से दिखे और अच्छे से बैठ जाए उसमें से। सो हियर वी राइट ईयर, और ये जो वाई एक्सिस पे मैंने लिया है वो है प्रोडक्शन, तो यहाँ पे प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो ईयर जो स्टार्ट हो रहा है 1976 से स्टार्ट हो रहा है हमारे टेबल में, और वो कंटिन्यूस है 88 तक, सॉरी 86 तक है, मैंने 2 एक्स्ट्रा लिए हैं यहाँ पे 88 तक। अब 1976 से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू जो कि ओरिजिन पे आ जाएगी, तो वो मैंने लिखी है 1975। एक्स एक्सिस में है इसलिए पहले ये आएगा और बाद में प्रोडक्शन आएगा। प्रोडक्शन में देखोगे तो 1 से लेके 10 तक वैल्यूज़ है, 2 एक्स्ट्रा लिए मैंने यहाँ पे, और 1 से पहले की वैल्यू मतलब ओरिजिन 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। स्केल भी इंपॉर्टेंट है, स्केल भी लिखेंगे, लेकिन हम वो लास्ट में लिखेंगे क्योंकि हमारा ग्राफ उधर भी जा सकता है, तो उसके ऊपर हम स्केल बाद में लिखेंगे। अब हमें पॉइंट प्लॉट करना है, तो मैंने मोस्टली ट्राई किया है कि ये जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे लिया है वही सेम वाई एक्सिस पे लिया है। अब देखो एग्ज़ाम में अगर आपको ग्राफ मिलता है, ग्राफ पेपर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, उस पर डायरेक्ट आपको लाइंस दिखाई देंगे। लेकिन सपोज़ अगर किसी टाइम पे आपको ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो आपको ये आंसर शीट के ऊपर ही आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कर्व का जो है एग्जाम्पल वो 2 मार्क्स के ऊपर नहीं पूछा जाता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम ये पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो देखो 1976 पे 0, 77 पे 4, 78 पे 4, तो ये आप आपके सामने रखो टेक्स्ट बुक में, एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, अब मैं पॉइंट प्लॉट करती हूँ। तो देखो पहला पॉइंट है 1976 0। अब 0 है मतलब यहाँ पे इधर ही आएगा आपका पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। उसके बाद 1977 है 4, तो 1977 आ जाएगा 4।
नेक्स्ट 78 के लिए है 4, सेम वैल्यू है यहाँ पे 78 के लिए 4। नेक्स्ट 79 के लिए है 2, 79 2 है। 80 के लिए है 6, तो 80 के लिए 6। तो ये जो पॉइंट मैं प्लॉट कर रही हूँ अभी नोटबुक में है इसलिए एग्जैक्ट नहीं आएंगे, यही अगर ग्राफ पेपर पे होता तो एग्जैक्ट आ जाता। उसके बाद 81 के लिए है 8, उसके बाद 82 के लिए है 5, सो 82 5। 83 के लिए है 9, 83 9। 84 4, सो 84 4 आ गया। 85 10, सो 85 10। 86 10, ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्केल से इसे ज्वाइन करेंगे। हर एक पॉइंट ठीक से ज्वाइन करो, एक दूसरे को ईयर वाइज ठीक से आना चाहिए, नहीं तो इसका इधर उधर ऐसे ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, तो 79 का इधर आएगा, 81 6, उसके बाद 8 है, उसके बाद 5, उसके बाद है 9, उसके बाद है 4 10 और ये 10। ठीक है, तो इसे ठीक से स्केल लेके आप ये ग्राफ प्लॉट करो। अब इसमें देखो, आप ये स्केल मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लिया है प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हो, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, ये ग्राफ छोटा आ जाएगा, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेस्ट वे, ठीक से क्लियर दिखना चाहिए आपको ग्राफ, क्योंकि इसमें हमें ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना है, तो ये ग्राफ आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप स्केल बढ़ाओगे तो भी चलेगा। अब इसमें देखो, हमने पॉइंट प्लॉट किए तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी क्लियर दिख रहे हैं और ये फ्री हैंड ग्राफ भी दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें ट्रेंड लाइन प्लॉट करना है। अब ट्रेंड लाइन जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती है, आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इधर लास्ट में ड्रॉ किया और पूरा ग्राफ ऊपर है, ऐसा नहीं। तो इस ग्राफ के मिडल में बीचों बीच, जिसमें ऑलमोस्ट सभी पॉइंट कवर होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंट के ऊपर से ही ट्रेंड लाइन जाना चाहिए, नहीं। तो कुछ पॉइंट्स हमें ऊपर दिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मिडल में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक डॉटेड लाइन, जिसके लाइन के नज़दीक सभी पॉइंट आ जाएंगे। तो देखो, ये मैं अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ऊपर के पॉइंट्स और नीचे के पॉइंट्स इस लाइन के नज़दीक आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रेंड लाइन। तो इसे मेंशन करो, ये है आपकी ट्रेंड लाइन। ठीक है, उसके बाद स्केल मेंशन करना है। ऑन एक्स एक्सिस क्या लिया हमने, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। अब इसका यूनिट नहीं दिया तो यूनिट लिखो। ठीक है, अब इस ग्राफ में आपको ये सभी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। कौन सी, एक्स एक्सिस पे आपने क्या कंसीडर किया है वो, वाई एक्सिस में क्या कंसीडर किया है वो, यहाँ पे एरो करना है क्योंकि ये लाइन इंक्रीज होती है कंटिन्यूसली, स्टॉप नहीं होती है, तो इसलिए एरो कंपलसरी लिखना है, एक्स एक्सिस लिखना है, वाई एक्सिस लिखना है, ओरिजिन के पॉइंट्स लिखना है। अब यहाँ पे देखो, कई बार क्या होता है, 0, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हो। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली आपके जो भी टेबल में है वो एक्सिस पे ही दिखाई देने चाहिए। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की है, कुछ स्टूडेंट्स अगर यहाँ से ड्रॉ करोगे तो वो गलत नहीं है, यहाँ से ड्रॉ करोगे तो गलत नहीं है, वो करेक्ट है, क्योंकि ये अज्यूम्ड है, तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं है ये। तो ट्रेंड लाइन मेंशन करो, और स्केल कंपलसरी लिखना है। बहुत स्टूडेंट स्केल नहीं लिखते, तो स्केल कंपलसरी चाहिए। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के लिए ये सभी टर्म्स कंसिडर हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ग्राफिकल मेथड, तो एक्सरसाइज 4.1 में से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सॉल्व करो। ठीक है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करो। थैंक यू।